अब सभी ने आज तक कई फिल्में देखी होंगी जिनमें चोरी की वारदातों को बहुत प्लानिंग के साथ अंजाम दिया जाता है और बड़ी ही सावधानी से करोड़ों रुपए की चोरी कर ली जाती है। ऐसी फिल्मों को देखकर लगता है कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, असल जिंदगी में किसी में इस तरह से चोरी करने की हिम्मत नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि इस दुनिया में एक से बढ़कर एक शातिर चोर हुए हैं जिन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ करोड़ों अरबों रुपए की चोरी को अंजाम दिया है। चोरी करने के बहुत से तरीके होते हैं जिनमें लोगों को चूना लगाना, स्कैंडल्स आदि शामिल होते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 7 सबसे बड़े स्कैम्स और चोरी की घटनाओं के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। द सेल ऑफ आईफल टावर। आईफल टावर की बिक्री पर सेल, ये बात सुनकर आप भी जरूर चौंक गए होंगे और सोच रहे होंगे कि भला आईफल टावर कैसे बिक सकता है। आपको बता दें कि आईफल टावर एक बार नहीं बल्कि दो बार बिक चुका है। ये बात सन 1925 की है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के कुछ समय बाद फ्रांस अपनी धरोहर को फिर से स्थापित करने का काम कर रहा था। उसी समय अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में कई लोगों को चूना लगाने वाले विक्टर लस्टिंग के दिमाग में खुराफाती प्लान आया। विक्टर ने आईफल टावर को बेचने के लिए फ्रांस के गवर्नमेंट ऑफिसर के तौर पे अपनी पहचान बनाई और देश के बड़े बड़े व्यापारियों के बीच ये बात फैला दी कि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण सरकार आईफल टावर की मरम्मत नहीं करा सकते और इसलिए सरकार ने इसे बेचने का फैसला किया है। व्यापारियों के साथ मीटिंग में विक्टर ने कहा कि आईफल टावर के साथ लोगों की काफी भावनाएं जुड़ी हुई हैं और इसलिए ये बात सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने नहीं ला सकते। ये एक सीक्रेट मीटिंग है जिसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। कुछ समय बाद एक व्यापारी विक्टर के झांसे में आ गया और विक्टर ने कमीशन के तौर पे उससे कई करोड़ रुपए मांगे। इतनी बड़ी डील में अक्सर गवर्नमेंट ऑफिसर्स मोटी घूस लेते हैं और व्यापारी को भी यही लगा कि ये वाकई में गवर्नमेंट ऑफिसर है। लेकिन उस व्यापारी के करोड़ों रुपए लेकर विक्टर फरार हो गया। शर्म के मारे उस व्यापारी ने पुलिस के पास जाकर शिकायत लिखाने की हिम्मत तक नहीं की। जब विक्टर पकड़ा नहीं गया तो उसने 6 महीने बाद फिर इसी तरकीब से एक अन्य व्यापारी को फंसाया और इस बार उसके पैसे लेकर भाग निकला। लेकिन इस बार दूसरा व्यापारी पुलिस के पास चला गया और उसकी शिकायत लिखवाने के बाद विक्टर पकड़ा गया। विक्टर ने अपनी बाकी जिंदगी कारागार में ही बिताई। एंटवर्प डायमंड हाइस्ट। इस चोरी को सदी की सबसे बड़ी चोरी भी कहा जाता है क्योंकि इसमें चोरों द्वारा लगभग 750 करोड़ रुपए के हीरे चोरी किए गए थे। बेल्जियम का शहर एंटवर्प पूरी दुनिया में अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाहर पुलिस हर वक्त कड़ा पहरा देती थी और यहाँ से चोरी करना बिल्कुल नामुमकिन था। बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में कई लॉकर्स थे और उन लॉकर्स तक पहुंचने के लिए कई सीसीटीवी कैमरा, सेंसर्स और अन्य सिक्योरिटी डिवाइसेस से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बावजूद साल 2003 में यहाँ पर चोरी हो गई। इस चोरी को अंजाम दिया था लियोनार्डो नोतारबार्टोलो ने। लियोनार्डो ने 6 साल की उम्र से ही चोरी करनी शुरू कर दी थी। यहाँ पर चोरी करने की घटना 3 साल पहले शुरू हुई थी, यानी कि 3 साल की कड़ी प्लानिंग के बाद लियोनार्डो और उसकी टीम यहाँ चोरी करने में कामयाब हो पाई। इसके लिए लियोनार्डो ने ठीक वैसी ही लॉकर्स और सिक्योरिटी डिवाइसेस की डमीज तैयार की थी और चोरी करने के लिए कई बार प्रैक्टिस की थी। बहुत सावधानी से चोरी करने के बाद जब लियोनार्डो की टीम गाड़ी में सामान लोड कर रहे थे उसी समय उनकी टीम के एक मेंबर को पैनिक अटैक आया और जल्दबाजी में वो आधा खाया हुआ सैंडविच और अपने ग्लव्स वहीं भूल गया। अगले दिन जब इस घटना की छानबीन शुरू हुई तो पुलिस लियोनार्डो तक पहुंची। उनके डीएनए क्राइम सीन के डीएनए से मैच हो गए। इसके बाद उनके 3 और साथियों को ढूंढ लिया गया। लेकिन लियोनार्डो का कहना है कि इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो सभी हीरे लेकर भाग चुका है। पुलिस आज भी उस मास्टरमाइंड की तलाश में है। चोरी की वारदात में लियोनार्डो को 10 साल और उसके अन्य 3 साथियों को 5-5 साल की जेल हुई थी। बॉस्टन म्यूजियम रॉबरी। अमेरिका के शहर बॉस्टन के म्यूजियम में साल 1990 में हुई इस चोरी को सबसे शातिर चोरी बताया जाता है। इसाबेला स्टीवर्ट गार्डनर म्यूजियम पूरी दुनिया में अपनी शानदार पेंटिंग्स के लिए मशहूर है। इस म्यूजियम में लगभग सभी मशहूर पेंटर्स की पेंटिंग्स रखी हुई हैं, जिनकी कीमत अरबों रुपए है। साल 1990 में एक रात अचानक 2 पुलिस वाले इस म्यूजियम में आते हैं। वो दोनों बॉस्टन पुलिस का वेश धारण करके आते हैं और म्यूजियम के गार्ड से कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ गड़बड़ी की खबर मिली है, इसलिए हमें यहाँ जांच करनी होगी। पुलिस की वर्दी और उनके बोलने का तरीका देखकर ये बताना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था कि वो पुलिस के वेश में डकैत हैं। गार्ड ने जब पुलिस वालों को अंदर जाने दिया तो उन दोनों पुलिस वालों ने म्यूजियम के सभी गार्ड्स को बुलाया। रात को 3-4 गार्ड्स म्यूजियम का पहरा दे रहे थे। पुलिस वालों ने सभी गार्ड्स को हथकड़ी पहनाई और उनके मुंह पे पट्टी बांध दी। इसके बाद उन दोनों ने मिलकर 13 कीमती पेंटिंग्स चुराई। चोरी हुई पेंटिंग्स को देखकर ये साफ जाहिर था कि चोरों को कला की कितनी समझ थी और वो जानते थे कि कौन सी पेंटिंग कितनी अधिक कीमती है। चोरी की गई पेंटिंग्स की कीमत लगभग 3500 करोड़ रुपए बताई जाती है। उस दिन के बाद से लेकर आज तक उन दोनों चोरों के बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं मिल पाई है। बॉस्टन पुलिस से लेकर FBI तक हर कोई उन दोनों की खोज में लगा हुआ है, लेकिन 31 साल बाद भी चोरों का कुछ पता नहीं चल पाया है। यहाँ तक कि चोरों का स्केच भी FBI द्वारा नहीं बन पाया। FBI ने इस तरह की चोरी करने वाले दुनिया के सभी गैंग्स और शातिर चोरों से भी इस बारे में पूछताछ कर ली,
लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। बोस्टन म्यूजियम की ओर से चोरों के बारे में कोई भी सबूत देने पर 50 लाख अमेरिकी डॉलर का इनाम भी घोषित किया गया था, लेकिन उन चोरों का नाम, पता या अन्य कोई जानकारी आज तक नहीं मिल पाई और इसीलिए इसे एक कलात्मक चोरी भी कहा जाता है। इमैनुअल न्यूड फेक एयरपोर्ट स्कैम। क्या आप कोई ऐसी चीज खरीदने के लिए डील कर सकते हैं जो इस दुनिया में मौजूद ही ना हो? आप भी कहेंगे कि भला कोई ऐसी चीज कैसे खरीद सकता है। सन 1998 में एक ऐसी घटना सामने आई थी जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और फ्रॉड करने वाले व्यक्ति के दिमाग को शाबाशी देने का भी मन करेगा। नाइजीरिया के स्कैम आर्टिस्ट इमैनुअल न्यूड ने स्कैम के जरिए एक ऐसा एयरपोर्ट बेच दिया था जो इस दुनिया में कहीं पर है ही नहीं। इमैनुअल पहले सेंट्रल बैंक ऑफ नाइजीरिया में काम किया करता था। सन 1995 में उसने एक फेक एयरपोर्ट के कागज बनाए और उसे नाइजीरिया के ही एक बड़े व्यापारी को बेच दिया। उसने ये डील $242 मिलियन में की थी और हैरानी की बात यह है कि यह स्कैम 3 सालों तक किसी की नजरों में नहीं आई। 1998 में जब ये बात अखबार में आई तो इमैनुअल के फ्रॉड के बारे में लोगों को पता चला और उसे इस फ्रॉड के लिए जेल भेज दिया गया। फ्रेंच हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। फ्रांस के मशहूर सोशिएट जनरल बैंक की तस्वीर और वीडियोस को आपने कई फिल्मों में देखा होगा। इसी जगह पर फ्रांस में एक बड़ी चोरी हुई थी जिसे 20वीं सदी की सबसे बड़ी चोरी कहा जाता है। इस घटना को जैक सैंड्री और एल्बर्ट स्पेगिएरी ने मिलकर अंजाम दिया था। इन्होंने मिलकर एक लंबी सुरंग बनाई थी और सोशिएट जनरल बैंक से सन 1976 में $37 मिलियन की चोरी की थी। उस जमाने में ये रकम एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। इस घटना को अंजाम देने के बाद एल्बर्ट को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वारदात के मास्टरमाइंड जैक्स कैसेंड्री के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। साल 2010 में जैक्स ने एक किताब लिखी जिसमें उसने सोशिएट जनरल बैंक की रॉबरी की पूरी कहानी बयां की और खुद को इस वारदात का मास्टरमाइंड बताया। किताब में उसने इस चोरी को फ्रेंच हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी का टाइटल दिया था। ये किताब पब्लिश होने के बाद लोगों के बीच में सनसनी मच गई और जैक्स सीधे पुलिस की नजरों में आ गया। पुलिस ने पूछताछ के बाद उसके ऊपर दबाव बनाया कि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन जैक्स के वकील ने कहा कि किताब की कहानी के आधार पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता और इसीलिए पुलिस को मजबूरन जैक्स को रिहा करना पड़ा। बर्नार्ड एल मैडोफ पॉन्जी स्कीम। अक्सर आपने सुना होगा कि कुछ कंपनियां कम समय में ज्यादा रिटर्न का लालच देकर इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर फरार हो गईं। इस तरह की स्कीम को पॉन्जी स्कीम कहा जाता है। अमेरिका के कैपिटल स्टॉक एक्सचेंज में काम करने वाले बर्नार्ड एल मैडोफ पॉन्जी स्कीम के शहंशाह कहे जाते हैं। एक समय पर वो नास्डैक के चेयरमैन के तौर पे काम किया करते थे, इसलिए कैपिटल मार्केट में उनकी एक अच्छी इमेज बनी हुई थी। साल 1987 में उन्होंने बर्नार्ड एल मैडोफ इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज नाम की एक कंपनी खोली जिसमें वो इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न देने का वादा करते थे। उनके अच्छे कनेक्शंस होने के कारण कई लोगों ने अपना ढेर सारा पैसा बर्नार्ड के पास रखवाया। शुरुआत में बर्नार्ड ने सभी को बेहतर रिटर्न दिलाया। इसके बाद बर्नार्ड ने कहा कि वो सभी इन्वेस्टर्स को एक कांस्टेंट रिटर्न देंगे, चाहे बाजार की स्थिति कैसे भी हो। 1991 में आर्थिक मंदी के बाद भी बर्नार्ड ने सभी को अच्छा रिटर्न दिया। इसके बाद उनके पास HSBC बैंक और रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जैसी कंपनियां भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए देने लगी। लेकिन पर्दे के पीछे बर्नार्ड एक बड़ा स्कैम कर रहे हैं, इसके बारे में किसी को अंदाजा नहीं था। असल में बर्नार्ड कहीं भी पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो उन्हें अपने पास ही जमा कर रहे थे। नए इन्वेस्टर्स से आने वाले पैसों को पुराने इन्वेस्टर्स को रिटर्न के रूप में दे रहे थे। साल 2008 में जब वैश्विक मंदी आई तो उनका यह घोटाला सबके सामने आ गया। इस घोटाले की रकम आंकी गई तो वो $64.8 बिलियन थे, जो लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए होते हैं। इतने बड़े घोटाले के बाद बर्नार्ड की कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले कुछ लोगों ने आत्महत्या कर ली। बर्नार्ड के बेटे ने भी इस घटना के 2 साल बाद सुसाइड कर लिया था। बर्नार्ड के पास से केवल 1 लाख करोड़ रुपए की रकम बरामद हो पाई। द एनरॉन स्कैंडल। अब में से बहुत से लोगों ने हर्षद मेहता की कहानी तो सुनी होगी कि किस तरह उसने भारतीय बैंक्स के साथ सांठगांठ कर कंपनी के शेयरों को गलत तरीके से बढ़ाया था। हालांकि इसमें सारी गलती हर्षद मेहता की नहीं थी, बल्कि उसने केवल सिस्टम में मौजूद कमियों का फायदा उठाया था। लेकिन एनरॉन स्कैंडल के सामने ये स्कैम कुछ भी नहीं था। अमेरिका की एनर्जी ट्रेडिंग कंपनी द्वारा किया गया एनरॉन स्कैंडल नाम का एक बड़ा घोटाला साल 2001 में सबके सामने आया था। इस कंपनी की स्थापना केनेथ ले ने की थी। इसके बाद केनेथ ने एंड्रयू फास्टो और जेफरी स्किलिंग को अपनी टीम में शामिल किया। शुरुआत में 2 साल तो कंपनी ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन केनेथ कंपनी को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते थे और बड़ा मुनाफा कमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कंपनी के अकाउंटिंग मेथड को हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड से मार्क टू मेथड में शिफ्ट किया। इसके बाद एनरॉन कंपनी अपने सभी बैलेंस शीट में नेट प्रॉफिट की जगह ग्रॉस प्रॉफिट शो करने लगे। साल 1996 में कंपनी का टोटल प्रॉफिट $13.8 बिलियन था, जो सन 2000 में बढ़कर $100.8 बिलियन हो गया। इससे इन्वेस्टर्स ने बड़ी मात्रा में कंपनी में इन्वेस्ट किया और इसके बाद साल 2001 में जांच होने पर कंपनी ने खुद को बैंकरप्ट घोषित कर दिया। एनरॉन कंपनी के संचालकों ने अकाउंटिंग लूप होल का अच्छे से फायदा उठाया, जिससे वो लगभग $70 बिलियन का घोटाला करने में कामयाब हो गए।
दोस्तों ये थे दुनिया के कुछ ऐसे वारदात और स्कैम्स जिन्हें अंजाम देना तो बहुत दूर की बात है। किसी आम आदमी के लिए ये सब सोचना भी कल्पना के बाहर है। दोस्तों ये वीडियो हमने केवल आपको जानकारी देने के लिए बनाई है। इस वीडियो को देखकर आप बिल्कुल भी चोरी के लिए इंस्पायर ना हो, क्योंकि इस तरह के स्कैम करने वालों के साथ अंत में क्या हुआ आपने देख ही लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी मालूम है ऐसी और बातें तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर करें।